नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर ललित बत्रा अधीक्षक एवं वरिष्ठ प्राध्यापक मनोचिकित्सा विभाग एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में है। आपको लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। आपकी पुस्तकों और 25 से अधिक शोध पत्रों के लेखक भी है। आप कई लोकप्रिय समाचार पत्रों में नियमित रूप से लेख भी लिखते हैं। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है, एक साथ दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं जिससे एक काम पर ध्यान नहीं लग पाता। कई बार किसी काम के लिए निकलता हूँ और भूल जाता हूँ कि क्या करना है। क्या यह कोई मानसिक बीमारी है? प्रियव्रत चारण का ये सवाल आया है। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत ही गर्भित प्रश्न है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये हम देखते हैं कि जितने भी आजकल हमारे पास युवा आते हैं, छात्र आते हैं, इवन जो लोग काम करते हैं, उन सब की यही समस्या होती है कि साहब हम चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमारे दिमाग में विचारों का प्रवाह चलता रहता है। तो देखिए, अगर इसको हम देखें तो मोटे तौर पर इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई गंभीर मानसिक समस्या है। हाँ, लेकिन ये गंभीर मानसिक बीमारी है, लेकिन हाँ, ये एक समस्या अवश्य है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम प्राय कर देखते हैं कि हम चारों तरफ अपने मल्टीपल स्टिमुलेशंस हैं और हम चाहते हैं कि हम उन सभी पर ध्यान देते हुए अपने कार्य को करें। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न होती है जिसकी वजह से जो है लोग ये काम भी कर लूँ, ये काम भी कर लूँ, ये काम भी कर लूँ, उधर से कोई और उसको ये भी करना है। तो वो जब कई जगह उसका मस्तिष्क बढ़ जाता है और हर जगह एक विचार जो है उसको लगाना पड़ता है, तो इसलिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे अनसॉल्व वो रह जाते हैं, तो वो उसके दिमाग में बार बार आते रहते हैं। तो ये कंसंट्रेशन और अटेंशन की समस्या है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करें जिनके माध्यम से हम अपनी कंसंट्रेशन को बेटर कर सकते हैं। हम ध्यान कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने आप को कंसंट्रेट कर सकते हैं। हम एक ही बिंदु पर अपने विचार को केंद्रित करते हुए उन चीज़ों का भी जो है वो अभ्यास कर सकते हैं, जिससे और जब भी कभी हम किसी एक कार्य को करें तो बाकी जो सारे दूसरे स्टिमुलेशंस हमको मिल रहे हैं, जो दूसरी तरफ से चीज़ें आ रही हैं, उस प्रवाह को बंद करते हुए उस कार्य को करें, तो हम देखेंगे कि हम एक कार्य को उस समय में करते वक्त पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर कर सकते हैं और हमारे जो अनावश्यक विचार हैं उनका प्रभाव बंद हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया, जितना हो सके आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेस कीजिए, क्योंकि कई बार मल्टीटास्किंग के कारण भी ऐसी समस्याएं देखी जाती हैं। अगला सवाल है, बार बार परीक्षाओं में असफल होने पर मन में तनाव बढ़ जाता है। यह डर भी रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। इस स्थिति से कैसे निपटे? एक पाठक का सवाल आया है। देखिए, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये समस्या भी बहुत से छात्रों की जो रहती है। आज हम देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त कंपटीशन जो है वो चारों तरफ है। एक पोस्ट के लिए, एक ही चीज़ के लिए कई लोग तैयारी करते हैं, कई लोग उसके लिए मेहनत करते हैं। और उसमें निश्चित बात है कि जब हम किसी एक लिमिटेड सीट के लिए कोई परीक्षा देंगे तो उसमें अगर 100 लोग हैं और 10 सीटें हैं तो 90 लोग असफल ही होंगे, ये बात निश्चित है। तो लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्य को अच्छी तरीके से करें, अपने कार्यों को पूर्ण कंसंट्रेशन के साथ, पूर्ण तन्मयता के साथ करें। और निश्चित बात है कि अगर हम लगातार अपने कार्य को करते रहेंगे तो हमको सफलता भी मिलेगी। हाँ, उस सफलता में कभी कभी हमें समय भी लग जाता है। और ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो है ना कुछ भी कहेंगे, कह भी सकते हैं कुछ भी, लेकिन हमें अपने आप को कंपेयर करना है कि हम पूर्व में हमारी कैसी स्थिति थी, कैसी तैयारी थी, अब हमारी तैयारी में कितना सुधार हुआ है और हमें आगे कितने सुधार की आवश्यकता है। यदि हम अपना कंपटीशन अपने से करेंगे तो निश्चित बात है कि हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। अगला प्रश्न ज्योति ने पूछा है, कम समय में अच्छी और गहरी नींद कैसे पाई जा सकती है? दिमाग को शांत और रिलैक्स कैसे रखा जाए? देखिए, ये भी एक बड़े अच्छे प्रश्न आ रहे हैं आज, और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग इस तरह के प्रश्नों को पूछ रहे हैं। नींद की समस्या एक काफ़ी गंभीर समस्या है जो आजकल प्राय छोटे लोगों को, बच्चों को और युवाओं को और इवन बड़े लोगों को भी जो है देखने में मिलती है। और नींद का ये है कि भाई, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगेन मल्टीटास्किंग, जो अपन बात कर रहे थे ना, मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम मल्टीटास्किंग की वजह से अपने दिमाग को विभिन्न स्तरों पर घुमाते रहते हैं। और होता यह है कि फिर विचारों का प्रवाह एक हमारे मस्तिष्क में लगातार चलता रहता है। और जब हम सोते भी हैं तो भी हम
प्राय कर ये देखते हैं कि लोग टीवी चलाते चलाते फिर सोने की कोशिश करते हैं, कई लोग है ना मोबाइल देखते देखते फिर सोने की कोशिश करते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये हमारे नाइट के स्टिमुलेशन को बढ़ाती हैं। ये सेल्फ स्लीप हाइजीन का हिस्सा नहीं है। आपको स्लीप अगर अच्छी लेनी है तो आपको अपने सोने का समय निश्चित करना पड़ेगा, अपने जगने का समय निश्चित करना पड़ेगा। आपको सोने से पूर्व तमाम इस प्रकार के जो स्टिमुलेशंस हैं उनसे अपनी दूरी बनानी पड़ेगी कि भाई मैं शाम को 7-8 बजे बाद जो है कोई भी टीवी नहीं देखूंगा या कोई मोबाइल नहीं देखूंगा, या इसके अलावा मैं रात को अननेसेसरी जब मेरा काम खत्म हो गया तो मैं लैपटॉप पे कंप्यूटर पे कई देर नहीं बैठा रहूंगा। और इसके अतिरिक्त जो है खान पान का भी बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम अपने सोने के समय से 4-5 घंटे पूर्व खाना खा लें या 3 घंटे भी पूर्व खा लें तो हम सोने में हमारे को बड़ी आसानी रहती है। और इसके अतिरिक्त जो है वो दिनचर्या का जो एक रेगुलाइजेशन है ना, वो व्यक्ति को आराम से एक अच्छी नींद दे सकता है। उसके बावजूद भी कई लोग सोने की समस्या के बारे में अपनी कंप्लेंट करते हैं, बताते हैं। तो उसके लिए यह भी बेहतर होगा कि हम रेगुलर बेसिस पर कोई एक्सरसाइज करें, कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर की, चाहे वो हम मॉर्निंग वॉक करें, चाहे इवनिंग वॉक करें, या कोई और आउटडोर गेम खेलें, या किसी और प्रकार का कोई गेम खेलें, जिम जाएं, जो भी आपको बेहतर लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर हम उसका भी रेगुलर अभ्यास करेंगे तो भी हमारी नींद जो है वो बेहतर होगी। बिल्कुल, सोते समय कई लोग ये भी बताते हैं उनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर कुछ छोटा भी साउंड आ रहा है वहाँ ध्यान जाता है। तो क्या ये सब चीज़ें एक माइंड का ही खेल है? अगर हम अपने माइंड को कंसंट्रेट करें तो कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी? काफी हद तक ये माइंड का ही खेल है। दूसरा क्या है कि जब हम सोने जाते हैं तो हम शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर थके हुए होते हैं, तब हमें आसानी से नींद आती है। लेकिन हमने अगर शारीरिक तौर पर थक गए और मानसिक तौर पर हमने अपने विचारों को बनाए रखा है, तो एक्टिव किया हुआ है, तो नेचुरल है कि वो स्लीप का इंडक्शन नहीं होगा। और इसी तरह से अगर हम मानसिक तौर पर आराम से भी हैं और हमने कोई विचार नहीं ला रखा, और अगर हम शारीरिक तौर पर नहीं थके तब भी नींद में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो ये एक है ना पूरी दिनचर्या का एक खेल है, जिसको कि अगर हम पूरी तरीके से खेलेंगे तो हमारे को नींद की दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 47 वर्ष है, मुझे लगता है कि कोई मेरी सोच पर काबू कर रहा है और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। यह सोच डराने लगी है, क्या यह किसी मानसिक रोग का संकेत हो सकता है? अर्जुन का यह सवाल आया है। देखिए अर्जुन जी, जो आपने प्रश्न पूछा है वो, हालांकि आपने इसमें एक ही लक्षण बताया है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोच पर कोई अन्य व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है और ये बात मुझे डराती है। अगर इस प्रकार के बातें आपके दिमाग में आती हैं तो बेहतर ये रहेगा कि आप किसी मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि यह एक गंभीर मानसिक स्थिति का, एक गंभीर मानसिक रोग का कारण भी मतलब एक कारण हो सकता है। क्योंकि कई मानसिक रोग ऐसे होते हैं जिसमें इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं कि कोई व्यक्ति मेरी सोच को कंट्रोल कर रहा है, कोई व्यक्ति मुझे कंट्रोल कर रहा है, कुछ आउटर एजेंसीज हैं जो मेरे पूरे उस पर है ना अपनी नज़र रखती हैं, या मैं जो भी सोच रहा हूँ वो है ना मैं नहीं खुद सोच रहा, कोई और मुझसे सोचवा रहा है, या मैं जो भी सोच रहा हूँ वो कई बार इधर उधर टीवी और अन्य संचार माध्यमों से बाहर आ जाता है। तो ये जो सारे लक्षण हैं ये अपने आप में एक गंभीर रोग के लक्षण हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप एक बार किसी से ना इस बारे में परामर्श लें, तो हम ज़्यादा बेहतर स्थिति आपके बारे में बता पाएंगे। बिल्कुल। अगला सवाल है, मैं 26 साल की हूँ, मैं बहुत सोचती रहती हूँ और कभी कभी खुद से बातें करने लगती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अजीब बर्ताव करती हूँ, क्या मुझे कोई मानसिक दिक्कत है? रोशनी का सवाल आया है। देखिए रोशनी जी के बारे में भी ये कहूँगा कि हालांकि वो ये कहती हैं कि मैं है ना अपने आप से बातें करती हूँ, अत्यधिक सोचती हूँ। अत्यधिक सोचना तो एक नॉर्मल बात भी हो सकती है, लेकिन अपने आप से बात करना, और अगर वो बात जो है वो किस प्रकार से होती है, क्या वो किसी उसको कोई आवाज़ सुनाई देती है, उसके रिस्पॉन्स में वो बात करती है, या स्वतः ही अपने विचारों को एक बार रिवाइज करती है, ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूछने बड़े आवश्यक हैं। उसके पश्चात ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में इनको भी मैं यही राय दूंगा कि ये किसी मनोचिकित्सक से सलाह लें, ताकि जो है अपने बारे में और बेहतर जान सके। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसा हम देखते हैं आजकल यूथ की अगर हम बात करें तो जो ओवर थिंकिंग है वो एक बहुत कॉमन चीज हो गई है। मतलब अगर दिन चल रहा है तो अभी से रात का, शाम का, अगले दिन का, परसों की चीज़ों का बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर आता है, और अधिकतर युवा जो है वो ओवर थिंकिंग के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो किन तरीकों से हम इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, एक तो क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया कि हम अपनी दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने लग गए हैं, है ना। हम मोबाइल भी देख रहे हैं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम कंप्यूटर पे कोई काम भी कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे किसी की पोस्ट को रेस्पॉन्स भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इन कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं चलती रहती हैं।
तो ये सारी इसी तरीके से हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इधर से घर का काम कर रहे हैं, फिर फ़ोन पे उसको उस बारे में कुछ बता रहे हैं। तो ये सारी जो मल्टीटास्किंग है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपकी एक्सेसिव थिंकिंग का। अब इसके लिए क्या है कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सेसिव थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करें। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम डेली बेसिस पर अपने आप को अगर हम डेली बेसिस के अंदर ये प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की, ध्यान की, प्राणायाम की, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन मतलब बहुत बड़ा है। इसके अलावा कई बार जिस समय में भी हम एक काम करें तो हम ये आदत डाल लें कि हम भी हमारे आसपास दूसरी जो चीज़ें हैं उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और है ना वो सारे स्टिमुलेशंस को हम बंद कर दें। अगर हम पढ़ने लगते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को बंद करके पढ़ें तो हमको लगेगा कि भाई अब तो ये फ़ोन ही बंद है, तो हमारा ध्यान ही नहीं डाइवर्ट होगा उधर, या और कोई टास्क चल रही है तो उसको हम ऑफ कर दें। तो अगर इसी तरीके से कई मेंटल एक्सरसाइजेज भी आती हैं, कई इस प्रकार की है ना पजल्स भी आती हैं जो कि आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम कर सकते हैं। माइंडफुलनेस भी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से ये दिखाया जाता है कि बताया जाता है कि भाई किस तरीके से हम अपने विचारों को केंद्रित करके और उनको उस पर ही केंद्रित रहते हुए अपने काम को करें। जी, अगला सवाल रवि ने पूछा है, बिना किसी कारण मन में घबराहट और बेचैनी क्यों रहने लगती है? अब देखिए, बिना किसी कारण मन में घबराहट और बेचैनी जो है वो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा चिंता रहती हो सकता है आपके दिमाग में और बहुत सारी बातें एक साथ चलती रहती हों। तो अगर एक्सेसिव वरीज की वजह से, एक्सेसिव एंजाइटी की वजह से अगर ये दिक्कत रहती है तो एक तो पहली बात यह है कि अपनी दिनचर्या में सुधार करें। दूसरी बात यह है कि आप इसके लिए किसी से काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा है और वो आपके बॉडीली सिम्टम्स भी प्रकट कर रही है, जैसे कि हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, हाथ पाँव में हल्का सा कंपन रहना या घबराहट रहना हर समय में, या फिर जो है वो किसी प्रकार के आपको मतलब हाथ पाँव ठंडे से लगते हैं, है ना, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं। तो अगर इस तरीके के लक्षण हैं तो आप किसी से राय लेके अपनी एंजाइटी का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत जल्दी क्यों आ जाता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? सोनू का ये सवाल आया है। देखिए, अगेन यही बात है कि ये भी एक प्रकार की व्यवहारिक दिक्कत है कि हमें बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्सा नेचुरली इसलिए आता है कि हम चाहते हैं कि भाई जो हम चाहते हैं वो होना चाहिए। जो कोई चीज़ अगर हमारे पसंद की नहीं होती तो हम उसको ईजिली टॉलरेट नहीं कर पाते, तो इस वजह से हमको उस चीज़ पर गुस्सा आने लग जाता है। तो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब तक हम अपनी व्यक्तित्व में रिजिलियंस, जिसको कि हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, वो हम डेवलप नहीं करेंगे तो हम प्रोबेबली है ना इन सब बातों को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप चीज़ों को शांति से लेने की आदत डालें, अपने आप को थोड़ा रिजिलियंट बनाएं, फ्लेक्सिबल बनाएं। क्योंकि एक बात ध्यान रखें कि भाई फ्लेक्सिबल होना जो है वो आपके व्यक्तित्व की कोई कमजोरी नहीं है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई अगर मैंने ना हर एक की हर एक बात मान ली तो मेरा तो क्या अस्तित्व है, मेरे तो क्या पर्सनैलिटी है, तो लोग ऐसा मुझे है ना हल्के में लेंगे। तो फ्लेक्सिबल होना, रिजिलियंट होना इज नॉट ए वीकनेस ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज ए साइन ऑफ मैच्योरिटी। ये इस बात को शो करता है कि हम जो है मैच्योर हैं और तभी हम इन तमाम चीज़ों से अपने आप को अलग रखते हैं और ऊपर उठते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों में एक हैबिचुअल पैटर्न होता है, जैसे अगर घर से निकले लॉक करा तो वो 3 बार वापस चेक करेंगे कि हमने लॉक करा है कि नहीं करा है। हर चीज़ को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा ओवर एंजाइटी में रहते हैं। तो क्या ये एक नॉर्मल ओसीडी होती है या इसके भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं? है ना, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो अलग अलग होता है और बहुत सारे प्रकार की पर्सनैलिटीज होती हैं। कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी भी होती हैं जिनको कि हम ऑब्सेसिव पर्सनैलिटीज बोलते हैं कि भाई वो हर चीज़ को बड़े सिस्टम से करते हैं, हर चीज़ को बार बार रीचेक करके करते हैं। वो चाहे उनका कैलकुलेशन हो, चाहे होमवर्क हो, चाहे वो कोई ऑफिस का वर्क हो, तो वो उसको अच्छे से करके सलीके से करने की उनकी आदत होती है। तो अगर ये आदत यहाँ तक है तो हम इसको एक डिजीज नहीं मानते, है ना। हम ये मानते हैं कि ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी एंड ही इज डूइंग थिंग्स मेटिकुलसली। बट अगर ये जो है रिपीटेडनेस आने लग जाती है इसमें और उस माइंड के अंदर वो विचार बार बार आने लग जाते हैं और हम उन विचारों की वजह से किसी एक पर्टिकुलर कार्य को बार बार करने लगते हैं और कई बार जो है ना हम उस कार्य को करने में अपना बहुत सारा समय खराब कर देते हैं जिसमें कि कोई आवश्यकता नहीं होती, तो फिर वो निश्चित तौर पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम के रोग का लक्षण बन जाता है। और उस परिस्थिति के अंदर जब वो आपके दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है, आपके काम को प्रभावित कर रहा है, तो बेहतर रहेगा कि आप किसी मनोचिकित्सक से इसकी सलाह लें, क्योंकि ये पूर्ण रूप से मनोचिकित्सकीय समस्या है। तो इसलिए मनोचिकित्सक से सलाह लेके आप, ये ट्रीटेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको ट्रीट किया जा सकता है अच्छे से।
बिल्कुल। अगला सवाल पूजा ने पूछा है, लोगों से बात करने में डर लगता है और अकेले रहना अच्छा लगता है, क्या यह सामान्य है? देखिए, लोगों से कम बात करने की इच्छा होती है, या बात करते हुए ऐसा लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कह दूं, कोई ऐसी बात ना कह दूं जो सामने वाले को बुरी लगे, या खुद में घबराहट या बेचैनी के लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो हो सकता है कि ये एक सोशल फोबिया हो, है ना। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं इस विषय के अंदर, और काउंसलिंग या अन्य साइकोथेरेपेटिक चीज़ें हैं उनका वो कर सकते हैं, मतलब उनका प्रयोग करके इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है और वो उस साइकोथेरेपी से या काउंसलिंग से भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो बेहतर रहेगा कि इसके लिए भी आप अपने आप को किसी को दिखाएं, मनोचिकित्सक को, जिससे कि अपना ट्रीटमेंट कर सकें। बिल्कुल। कई बार लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं होता है, उन्हें ऐसा लगता है हम जितना ज़्यादा भीड़ में जाएंगे उतना एक डर मन में पैदा होता है। सोशल फोबिया होता है बहुत सारे लोगों को, और वो भी अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें, हम उस सिचुएशन को बार बार फेस करें, तो कई बार वो जो फोबिया है वो भी हम देखेंगे कि धीमे धीमे कम होता चला जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, कई ऐसे केसेस आते हैं पेशेंट्स के जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, और आजकल कई यंग एज में भी 25-26 ईयर्स में गर्ल्स को भी एपिलेप्सी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। तो क्या ये एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या मेंटल हेल्थ से भी इसका कनेक्शन होता है? देखिए, इसको है ना न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम हम कह सकते हैं। इसमें है ना न्यूरोलॉजी और साइकेट्री दोनों का ही एक मतलब कंप्लीट मैनेजमेंट के लिए दोनों का ही सहयोग की ज़्यादा बेहतर आवश्यकता रहती है। एपिलेप्सी के कई कारण होते हैं। एपिलेप्सी एक तो इडियोपैथिक एपिलेप्सी होती है, जो बिना किसी कारण की वजह से ब्रेन की जो हमारे अंदर वो हैं रेज है, वेव्स हैं, वो उनके अंदर जो अल्ट्रेशन होता है उसकी वजह से होती है। इसके अलावा कई बार किसी को कोई ट्यूबरक्लोसिस हो ब्रेन का, या कोई ब्रेन के अंदर कोई छोटे मोटे सिस्ट हो, या कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है कभी, या कोई और रीजन भी कई हो सकते हैं ऑर्गेनिक, जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। तो एपिलेप्सी जो है अगर वो किसी वजह से होती है तो निश्चित तौर पे वो न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी से लिंक रखती है। और अगर वो इडियोपैथिक टाइप की होती है, इसमें कोई और अन्य कारण नहीं मिलता है, तो हम है ना उसके अंदर कई बार लगातार एपिलेप्सी की वजह से लोगों में व्यवहारिक समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी पैदा हो जाती हैं, उनकी पर्सनैलिटीज में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट दोनों ही इस सिचुएशन को ट्रीट करते हैं। जी। अगला सवाल अनिल ने पूछा है, रात में नींद बार बार क्यों टूट जाती है और दोबारा नींद नहीं आती है? देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको जो स्लीप हाइजीन के कुछ बातें बताई थी, मैं है ना मेरे ख्याल से ये उन्हीं पर अगर अच्छे से अमल करेंगे, उन्हीं पर को अगर अच्छे से फॉलो करेंगे, तो ये जो रात को फ्रिक्वेंटली डिस्टर्ब होती है स्लीप, वो नहीं होगी। दूसरा वही है कि सोना उठने का समय निश्चित रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, शारीरिक तौर पर थकना और मानसिक तौर पर अपने आप को रिलैक्स कर लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको अच्छी और गहरी नींद दिला सकती हैं। बिल्कुल। वैसे अगर डॉक्टर अगर बात करें तो अगर एक या दो बार जैसे वॉशरूम के लिए जो स्लीप साइकिल टूटती वो नेचुरल होता है? नेचुरल है, जनरली एक बार जा सकते हैं व्यक्ति, और वो डिपेंड करता है कई बार किसी क्या है कि एज के साथ भी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं स्लीप साइकिल के अंदर, तो वो भी कई बार जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए फिर भी एक आध बार तो प्रायकर लोग उठ जाते हैं, कभी कोई खटका हो गया, कोई जो और स्थिति ऐसी हो गई। जी। अगला सवाल राजेश ने पूछा है, मन उदास रहता है और किसी भी काम में मन नहीं लग पाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, मन उदास रहता है और किसी काम में मन नहीं लगता है, इस बात से मैं यह तो नहीं कहूँगा कि आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं, लेकिन यह है कि अगर ये चीज़ें कभी कभी आती हैं और है ना मतलब आपके दैनिक जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं, आपके दैनिक कार्य को प्रभावित नहीं करती हैं, तो ये मूड फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, जो किसी में भी हो सकते हैं, जो नॉर्मली भी हो सकते हैं और किसी डिजीज का हिस्सा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यह स्थिति मन उदास वाली लगातार बनी रहती है और इसमें जो है वो आप किसी को कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, घबराहट बेचैनी रहती है और मन में जो है निराशावादी विचार बने रहते हैं, तो यह डिप्रेशन का एक कारण हो सकता है। और अगर ये इस तरीके की स्थिति है तो उसके लिए आपको किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए।
बिल्कुल डॉक्टर, कई बार ऐसे केसेस भी देखने आते हैं जिनको हम हेल्यूसिनेशन बोल सकते हैं, कि रात के टाइम पे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हमको फेसेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर हमको हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार है जो ऐसा लगता है बिल्कुल आंखों के सामने चल रहे हैं, या कोई भी हम ऑब्जेक्ट भी देखते हैं उसको देख के भी एकदम से एक डर महसूस होता है। अगर सामान्य लोग हैं तो वो इसको बहुत सारी और चीज़ों से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि एक साइकेट्रिक कंडीशन होती है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए क्या है कि ये जो आपने चीज़ बताई है, इसके बहुत सारे पहलू हैं जी। ना। उसके पहलू इस सेंस में है कि कई बार हम रात्रि के अंदर अर्ध अवस्था, अपनी आधी सोई हुई अवस्था में होते हैं जी। तो उस आधी सोई हुई अवस्था में हम उठते हैं मान लो, तो उसके बाद कई बार हम जो है वो सेंसरी मिस इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, है ना। कोई चीज होती है उसको अपन कुछ और सोच लेते हैं, क्योंकि हम उस अवस्था के अंदर हैं जब हम पूरी तरह से ना तो जगे हुए हैं ना पूरी तरह से सोए हुए हैं। तो कई बार जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो इल्यूजन्स हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि कभी भी सोते वक्त, है ना, जब आदमी सो रहा है उस समय में कुछ आवाजों का आ जाना या कुछ इस तरीके के चीजें सुनाई दे जाना, ये कई बार नॉर्मल भी होता है ना, जिसको कि हम हिप्नोगॉगिक हेलुसिनेशंस बोलते हैं, जो कि है ना जब हम सोने लगते हैं तो उस समय में ऐसा होता है। और कई जनों को जगते वक्त भी होते हैं, उसको हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशंस होती है मोर और लेस। लेकिन अगर सोने के बाद इस प्रकार का गंभीर मनन होता है जिसमें कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली जो है हेलुसिनेशंस होते हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन होता है और आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं या आप कुछ गलत सा बोलने लगते हैं और वो जगे हुए की अवस्था है, मतलब है रात्रि के समय, तो हमको किसी चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कई डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर इसके डिफरेंट कारण हो सकते हैं। अगर ओल्ड एज में ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि वो उनकी अलग समस्याएं हो, वो डिमेंशिया प्लस कोई साइकेट्रिक कंडीशन चल रही हो, और ऐसे कोई अल्कोहलिक है, कोई रेगुलर बेसिस पर ड्रग एडिक्शन से पीड़ित है, तो उसके लिए अलग सिचुएशन हो सकती है। तो वो अगेन इट डिपेंड्स ना कि वो कौन व्यक्ति है और किस एज ग्रुप का है और किस परिस्थिति के अंदर है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 40 वर्ष है और मैं दिन भर काम में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन रात को नींद नहीं आती, दिमाग बहुत तेज चलता है, कभी लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बट कभी कभी बहुत उदासी छा जाती है, मेरा मन मरने तक का हो जाता है, मेरा मूड इतना जल्दी क्यों बदलता है? अनिल का यह सवाल आया है। देखिए, अनिल जी ने जो बताया है कि वो 40 वर्ष के हैं और इस तरीके की वो जो दिक्कतें जो ये महसूस कर रहे हैं, जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि मेरा मरने का मन करता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, बहुत उदास हो जाता हूँ, तो ये अभी इनके कहने के अनुसार ये डिप्रेशन के लक्षण लगते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हें अपने नज़दीकी किसी व्यक्ति को दिखाना चाहिए, किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, जिससे कि इनकी समस्या का निदान हो सके। बिल्कुल, आजकल हम देखते हैं लोगों में सुसाइडल थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं, तो उन्हें किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए? देखिए, सुसाइडल थॉट्स जो बात कर रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम एक दूसरे की जब नकारात्मकता है उसको जब हम बहुत गौर से देखते रहते हैं, बहुत गौर से ऑब्जर्व करते रहते हैं और उसको दिमाग में बार बार घुसाते रहते हैं, तो वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है कि जब हमें और कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता और हमें यही सोल्यूशन नज़र आता है कि भाई मरना ही इसका सोल्यूशन है। सो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि एग्रेशन की सिचुएशन जो है वो बहुत कॉमन हो गई है। आजकल लोग एग्रेसिव होते हैं, किसी बात पर है ना उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, आक्रोश बढ़ जाता है, और उसके बाद वो इम्पल्सिव वे में सुसाइड का कदम उठा लेते हैं। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं सुसाइड के, लेकिन हाँ, अगर कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति आ गई है कि जिसमें आपको फ्रीक्वेंटली इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो आपको बिना देरी किए इस विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि हाँ जी, आप कुछ इसके बारे में क्या है कि मैं विशेषज्ञ की सलाह के लिए इसलिए भी कह रहा हूँ कि ऐसी मेडिकेशंस भी आती हैं, ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जिनके माध्यम से ऐसे विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो और अगर वो किसी मानसिक रोग का हिस्सा है, तो अगर हम उस मानसिक रोग को ट्रीट कर देंगे तो भी वो सुसाइड के थॉट्स जो है वो बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया कि प्रॉपर जो मेडिकेशन होता है मेंटल हेल्थ में, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जो दवाइयाँ है वो नहीं लेनी चाहिए, और पागलपन को आज भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगह एक गलत नज़रिए से देखा जाता है। तो अगर आप अपना इलाज समय पर कराएं तो ये समस्या पूरी तरीके से ठीक भी हो सकती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसे है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंटल हेल्थ के डायग्नोसिस हैं उसमें 100 प्रकार की डिजीजेज हैं, है ना, लगभग। तो जिस वजह से लोग कहते हैं कि भाई इसको
जो है ना ये हो गया, वो तो 1 या 2 डिजीजेज हैं, बिल्कुल, है ना, जिसकी वजह से हमको लगता है कि व्यक्ति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या वो बिल्कुल आउट ऑफ सेंस हो जाता है। लेकिन जो बाकी 90, 95, 98 डिजीजेज हैं, वो सभी इस प्रकार, वो अलग अलग प्रकार के पहलुओं पर बनी हुई डिजीज है। तो अगर, है ना, आप सलाह लेंगे तो निश्चित बात है कि आपको उसका एक बहुत अच्छा निराकरण मिल जाएगा, आपको उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। जी, यानी समय पर दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी होता है, उससे आप एक पूरी तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। डॉक्टर, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो अधिकतर आजकल देखा जाता है कि युवाओं में जो डिप्रेशन है उसका एक कारण सोशल मीडिया भी है। उन्हें खुद से कई बार बहुत नेगेटिविटी आने लग जाती है या वो खुद को कमज़ोर समझते हैं जब वो दूसरे लोगों को देखते हैं, अपने आप में कमियां ढूंढने लग जाते हैं। तो सोशल मीडिया के इस प्रभाव को खुद पर हावी होने से कैसे रोकना चाहिए? मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि सबसे पहले तो क्या है कि आपको सोशल मीडिया इज नॉट ए रियल वर्ल्ड, जी ना, वो रियल वर्ल्ड नहीं है। जी, हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया में जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को प्रस्तुत करता है जो कि उसको सफल बनाने के अंदर हेल्प करती हो, या जो कि उसके सफलता के जो मापदंड हैं उसके आसपास होती हो। उसके पीछे उसने किन परिस्थितियों का मुकाबला किया है, उसने किन समस्याओं को उठाया है, कि कितनी समस्याओं को उसने फेस किया है, उसके बारे में वो कभी कोई बहुत लंबी स्टोरी नहीं देता। तो इसलिए क्या है कि हम सोशल मीडिया पर दूसरे व्यक्ति की सफलता को देखकर अपने आप में एक हीन भावना ले आते हैं, अपने आप में एक अलग प्रकार का जेलसी ले आते हैं, आक्रोश ले आते हैं, जो कतई ठीक नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया का जो एक्सपोजर है वो लिमिटेड एक्सपोजर होना चाहिए। हम सुबह से शाम तक, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड नहीं है, फिर मैं पुनः ये बात कह देता हूँ कि वो एक रियल वर्ल्ड नहीं है ना। इसलिए बेहतर ये है कि आप सोशल मीडिया पर अपने आप को लिमिटेड वे में रखें। आप सोसाइटी से कट नहीं हो, लेकिन साथ साथ ये है कि उसमें ओवर इंटेलिजेंस जो है वो आपकी मानसिक समस्याओं को बढ़ाएगी, निश्चित बात है कि वो बढ़ाएगी। क्योंकि आफ्टर सम टाइम आप भले ही शुरू में ऐसे घुसते हैं एज आउट ऑफ क्यूरोसिटी के, भाई देखते हैं क्या है कैसे है, लेकिन थोड़े समय बाद आप उसका हिस्सा बन जाते हैं और फिर आप उसका जो एक सिस्टम बना हुआ है उसको उसके अंदर अपने आप को डाल लेते हैं, और फिर जो उसकी जो नकारात्मकता है वो जल्दी ही आपको हावी हो जाती है, आपको ग्रैब करने लग जाती है, पकड़ने लग जाती है। तो इसलिए मेरी यही सलाह है कि खासतौर पे युवाओं को सोशल मीडिया पर अपना एक लिमिटेड टाइम देना चाहिए, एक लेवल से अधिक टाइम नहीं देना चाहिए। और दूसरा, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, इसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो एकदम रियल नहीं है, इसमें बहुत सारी जो है वो चीज़ें छुपी हुई भी हैं। तो इसलिए इसको हम रियल मान के अनावश्यक रूप से परेशान ना हो। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।